हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने कैश बुक के ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। हमने जाना था कि कैश बुक क्या होती है, कैश बुक के कितने टाइप्स होते हैं, कैश बुक का यूज क्या होता है और क्यों हम कैश बुक बनाते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एमसीक्यूज करेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आज हम एमसीक्यूज करेंगे कैश बुक के ऊपर, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करता रहूंगा अगर आपके माइंड में कोई आ रहे हैं तो, ठीक है। एमसीक्यूज में से ही जो क्वेश्चंस निकलेंगे मैं आपको क्लियर करता रहूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस आ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हेन एन एंट्री इज मेड ऑन बोथ साइड ऑफ कैश बुक इट इज कॉल्ड। एक एंट्री जब दोनों साइड ऑफ कैश बुक में बनती है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको ये बताई थी कि कैश बुक में क्या रहती है, कॉन्ट्रा एंट्री। और कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, जब मैं दोनों तरफ ट्रांजेक्शंस करता हूं उसे क्या कहते हैं, हम दोनों तरफ एंट्री करता हूं उसे मैं क्या कहता हूं, कॉन्ट्रा एंट्री। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, डी। जर्नल एंट्री नहीं होती, डबल एंट्री नहीं होती, कंपाउंड एंट्री नहीं होती, कॉन्ट्रा एंट्री आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर आएगा, राइट। तो दिस वाज आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री, राइट। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स कैश ड्यूरिंग ए पीरियड। कैश को क्या चीज अफेक्ट करेगी। तो ये तो आपको अब जानना पड़ेगा क्योंकि आपको आपने जर्नल भी पढ़ लिया, आपने लेजर भी पढ़ लिया, आपने कैश बुक भी पढ़ ली है। तो आपको खुद ऑप्शंस देख के समझ में आना चाहिए कि कैश को क्या चीज जो होगी वो क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। तो रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्या डेप्रिसिएशन का कैश के ऊपर कोई इंपैक्ट होता है? जी नहीं। डेप्रिसिएशन जो होती है वो एसेट की वैल्यू से अपने आप कम होती रहती है, उसका कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं होता। डिक्लेरेशन ऑफ कैश डिविडेंड, हम सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं, पे नहीं कर रहे, इसका मतलब कोई इंपैक्ट नहीं होगा। राइट ऑफ अनकलेक्टिबल अकाउंट रिसीवेबल, अनकलेक्टेबल अकाउंट रिसीवेबल मतलब बैड डेट्स, हमने बैड डेट्स को राइट ऑफ कर दिया, उसका भी कैश के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। पेमेंट ऑफ अकाउंट्स पेबल, हम क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं। अकाउंट्स पेबल क्या होते हैं, क्रेडिटर्स को। तो अकाउंट्स पेबल को अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो उसका डेफिनेटली हम कैश से पे करेंगे। अगर जब भी मैं पेमेंट कर रहा हूँ या तो बैंक से करूंगा या तो कैश से करूंगा। और जब मेरे को दिया नहीं होता है कि मैं बैंक से कर रहा हूँ या कैश से कर रहा हूँ तो मैं डेफिनेटली उसको क्या एज्यूम करके चलता हूँ कि मैं उसको कैश से पेमेंट कर रहा हूँ। तो दैट मीन्स आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, पेमेंट ऑफ एन अकाउंट पेएबल, ठीक है। पेमेंट ऑफ एन अकाउंट पेएबल, ठीक है। अकाउंट पेएबल का दूसरा नाम क्या है, क्रेडिटर्स, ठीक है। हाउ मच काइंड्स ऑफ कैश बुक आर देयर, तो कैश बुक कितनी तरह की है, तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि कैश बुक जो है हमारे पास 4 टाइप्स की हैं। कैश बुक जो है हमारे पास कितने टाइप्स की है, 4 टाइप्स की हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ए कंपनी इशूज ए चेक टू पे अकाउंट पेएबल, ठीक है। एक कंपनी ने क्या किया, एक चेक पे किया, ठीक है। अच्छा, कंपनी ने चेक पे कर दिया अकाउंट पेएबल को, अकाउंट पेएबल मतलब क्रेडिटर्स को, उसने एक चेक काट के दिया अकाउंट पेएबल्स को। उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस इज, इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्या हमारे एसेट्स बढ़ जाएंगे जब मैं पेमेंट कर रहा हूँगा अपने बैंक अकाउंट से किसी की, क्या मेरे एसेट्स बढ़ेंगे? जी नहीं, मेरा एसेट एक जा रहा है। लेकिन अब समझो ना, आप खुद समझो, मेरे पास एक क्रेडिटर्स है और मेरे पास ये मेरा कैश अकाउंट है या बैंक अकाउंट है, बैंक से पेमेंट कर रहे हैं ना, ये मेरा बैंक अकाउंट है। अगर मैं बैंक से क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहा हूँ, ये आपकी लायबिलिटी है, ये आपकी लायबिलिटी है, ये आपका एसेट है। अगर मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो आपकी लायबिलिटी कम नहीं हो जाएगी, है ना। अगर आप क्रेडिटर्स को पे कर रहे हो तो आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी और आपका एसेट भी कम हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, डिक्रीज एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आएगा आपका, डिक्रीज एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। तो फोर्थ का ऑप्शन क्या है, डिक्रीज assets and liabilities, right? तो this was the answer of your fourth question, ठीक है। आई होप सबको क्लियर आ रही है और आपको पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लग रहा होगा। हम एक लेक्चर जो होता है, हम एक लेक्चर में उस टॉपिक को कवर करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में उसके बेस पे एमसीक्यूज लेके आ जाते हैं आपके लिए, ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी रहे, ठीक है। और ये चीज़ें जो है ये मिक्स आपके क्या बोल रहे हैं, ये आपके मिक्स ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये टॉपिक्स आपने पहले भी पढ़ के रखे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 और 5th, नाउ इज क्वेश्चन नंबर 5th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th की बात कर रहा हूं मैं। ए चेक रिसीव्ड एंड पेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे इज रिकॉर्डेड इन द। अच्छा, जब मैं क्या करता हूं, देखो ये समझने वाली बात है।
ये आपको मैं समझाना भूल गया शायद उस टाइप में। ए चेक रिसीव्ड एंड पेड इनटू बैंक, मेरे को चेक मिला, जैसे ही मुझे चेक मिला, ठीक है, जैसे ही मुझे चेक मिला मैंने उसको उसी टाइम बैंक में प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये चेक मेरे पास आया और मैंने उस चेक को कहाँ प्रेजेंट कर दिया, बैंक में कर दिया। तो मैं इस चीज को कहाँ पे एंटर करूंगा, बैंक कॉलम में। तो इसको मैं कहाँ एंटर करूंगा, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, ठीक है। देखो समझो ना क्या डेट है। लेट सपोज कर लो आपको 4 जून को आपको चेक मिला, आपको एक चेक रिसीव हुआ और आपने 4 जून को ही उसकी प्रेजेंटेशन कर दी बैंक में, आपने 4 जून को ही उसको बैंक में प्रेजेंट कर दिया। तो इस केस में आपका जो अमाउंट चेक आपको मिला है वो सारा का सारा कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, वो रिसीविंग पार्ट में, आपकी डेबिट साइड में, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। तो वो बैंक कॉलम में, तो बैंक कॉलम में होगा। लेकिन सपोज कर लो अगर आपको 1 जून को चेक मिला, आपने उस चेक को अपने पास रखा, ठीक है, 4 जून तक आपने उसको 4 जून तक अपने पास रखा, तो 1 से लेके 3 तक वो कौन सी साइड जाएगा, वो कैश बुक की कैश साइड में रहेगा और फिर उसको आप ट्रांसफर करोगे बैंक साइड में, ठीक है, 4 जून को। तो ये सिस्टम होता है, जब तक आपने चेक को प्रेजेंट नहीं किया बैंक में तब तक वो आपका कैश कॉलम में रहेगा, राइट। जैसे ही आपने उसको प्रेजेंट किया वो आपके बैंक कॉलम में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांजेक्शन विल बी ट्रीटेड एज कॉन्ट्रा एंट्री व्हेन। अब आपको बताना है इनमें से कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी है, राइट। पहला है कैश विड्रॉ फॉर बैंक फॉर पर्सनल यूज। आप पर्सनल यूज के लिए अगर कैश विड्रॉ कर रहे हो, देखो कॉन्ट्रा एंट्री कब होगी, जब कैश और बैंक जो होगा वो दोनों इन्वॉल्व होंगे। तो इसमें से पहले वाले में कैश और बैंक इन्वॉल्व नहीं है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिटेड, नहीं, अच्छा डिपॉजिटेड है ना यहाँ पे, ठीक है, डिपॉजिटेड आ रहा है। डिपॉजिट कहाँ करोगे, बैंक में करोगे आप, है ना। डिपॉजिट आप कहाँ करोगे, बैंक में करोगे। तो एक सेकेंड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, आपने कस्टमर से रिसीव किया और बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो इसका आपका कॉन्ट्रा एंट्री में कोई एंट्री नहीं आएगी, डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट होगी, तो इसमें आपका कैश का कोई रोल नहीं आया। थर्ड इज कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। बैंक से आपने कैश विड्रॉ किया ऑफिस यूज के लिए, तो देखो जब बैंक से विड्रॉ करोगे तो आपका बैंक जो होगा वो कम हो जाएगा और कैश जो होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्रेडिट एंट्री भी आ रही है, डेबिट एंट्री भी आ रही है। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, कैश ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कैश ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, राइट। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 6, 1 से लेकर 6 तक। आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा इसमें, और अभी वाले क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं होगा आपको। आपको पता है कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, मैंने आपको अच्छे से सिखा दिया लास्ट लेक्चर में भी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर कैश बुक। इनमें से क्या चीज है जो कि कैश बुक के लिए करेक्ट नहीं है, जो कि कैश बुक पे करेक्ट नहीं है। तो इट इज ए डुअल बुक, हाँ जी भाई डुअल बुक है, क्योंकि इसमें डेबिट साइड भी आती है और क्रेडिट साइड भी आती है, तो दिस इज करेक्ट। इट इज ए जर्नलाइज्ड लेजर, हाँ मैंने बताया आपको कि ये जर्नल और लेजर दोनों का काम करती है, मैंने आपको बताया था, दैट मीन दिस इज ऑल्सो ए राइट थिंग, ठीक है। इट रिकॉर्ड्स लाइबिलिटीज, क्या ये लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करती है? क्या आपने देखा कैश बुक में अब मैंने कहीं लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हुए? नहीं देखा, दैट मीन्स दिस इज ए रॉन्ग थिंग अबाउट कैश बुक, तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन क्या है, रिकॉर्ड्स लाइबिलिटीज, ये गलत है, ठीक है, गलत स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है, और यही आपका ऑप्शन था। ओवरड्रॉन बैलेंस ऑफ कैश बुक इज रिकॉर्डेड ऑन, ठीक है, कैश बुक का ओवरड्रॉ बैलेंस कर दिया, बैलेंस को जो है वो लाइबिलिटी साइड कर दिया हमने, तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड हुआ होगा वो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे हम? इट इज रिकॉर्डेड इन ऑप्शन नंबर सी, इट इज क्रेडिटेड इफ बैलेंस इज मेंशन्ड एज ओवर बैलेंस, ठीक है, ओवरड्रॉन, तो वो क्रेडिट साइड में मेंशन किया जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ए कैश रिसीव्ड ऑन 12th, अब देखो ये वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले समझाया था, ठीक है। इसको ऑप्शन नंबर सी बताया मैंने आपको, काफ़ी लंबा है इसलिए मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है, आप खुद वहां से नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन, ए चेक रिसीव्ड ऑन 12th को चेक रिसीव हुआ, डेटेड 25, डेट क्या उसकी
25। मैं उसको बैंक में कब प्रेजेंट कर सकता हूँ? 25 के बाद। तो पूछा है आपसे उसको क्या कंसीडर करोगे आप? तो मैंने आपको बताया जब कैश के आने की डेट जो है उसके प्रेजेंट डेट से पहले की बाद की हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? उसको हम कैश कंसीडर करते हैं। तो जब तक मैं उसको बैंक में नहीं डिपॉजिट करूंगा तब तक मैं उसको क्या कंसीडर करूंगा? कैश कंसीडर करूंगा, राइट? उसको मैं कैश कंसीडर करूंगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैश बुक। इसमें से जो गिवन ऑप्शन है आपको, इसमें से आपको क्या कैश बुक में मेंशन नहीं करना? तो देखो, परचेजेस हो रही है कैश में हो रही है, बिल्कुल आएगा। सेल्स हो रही है कैश में होंगी, बिल्कुल आएगा। रिसीव्ड कैश फ्रॉम सलमान, कैश के रिलेटेड ट्रांजेक्शन से बिल्कुल आएगी। क्रेडिट सेल्स ऑफ, क्रेडिट मतलब कैश नहीं आ रहा, क्रेडिट मतलब उधार में चीज जा रही है, तो इसका मतलब ये जो चीज होगी ये कहां पे आएगी? ये आपके क्रेडिट साइड, ये आपकी कैश बुक में नहीं आएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा आपका? डी, क्रेडिट सेल्स ऑफ 22,000। क्रेडिट सेल्स ऑफ 22,000, ठीक है, ये जो होगी आपके उसमें आएगी, क्या बोलते हैं, कैश बुक में नहीं आएगी, राइट? तो दिस वर क्वेश्चन नंबर 1 to 10, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हुए और कुछ क्वेश्चंस लेके आते हैं इसके बेस पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट कंसिडर्ड एज कैश और इक्विवेलेंट। किसको हम कैश नहीं मानते? तो ऑप्शंस है आपके पास, कैश ऑन हैंड, कैश इन हैंड। क्या कैश इन हैंड हमारी कैश होती है? बिल्कुल होती है। बैंक बोरोइंग्स, बैंक से हमने उधार लिया हुआ है, क्या उसको मैं कैश मानूंगा? उसको मैं लाइबिलिटी मानूंगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, बैंक बोरोइंग्स, बिकॉज ये आपकी क्या है? लाइबिलिटी है, इसको आप कैश कंसिडर नहीं कर सकते, राइट? चलिए अगली बात करते हैं हम किसकी? ऑप्शन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 की, द कैश ऑफ बिजनेस वुड चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ। बिजनेस का जो कैश है वो चेंज होगा, कैसे चेंज होगा? ए सप्लायर बीइंग पेड बाय चेक एंड डिपॉजिटेड। कैश की बात कर रहे हैं, बैंक की बात नहीं कर रहे हैं। हमने सप्लायर को पे किया किससे? चेक से। तो चेक से पे किया और उसने डिपॉजिट भी कर दिया, ठीक है, तो हमारे कैश से कोई, कैश की ट्रांजेक्शन में कोई चेंज आएगी? नहीं आएगी। रॉ मटेरियल्स बीइंग परचेज्ड फॉर क्रेडिट, क्रेडिट पे कर रहे हैं तो कैश में वैसे ही चेंज नहीं आएगा। नॉन करेंट एसेट्स बीइंग परचेज्ड ऑन क्रेडिट, नॉन करेंट एसेट्स हम परचेज कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स परचेज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्रेडिट पे, तो क्या कैश पे कोई चेंज आएगा? क्रेडिट पे कर रहे हैं तो कैश में बिल्कुल चेंज नहीं आना चाहिए बच्चों, ठीक है। वेजेस पेड इन कैश, वेजेस को मैं कैश में पे कर रहा हूँ, जब वेजेस को मैं कैश में पे कर रहा हूँ तो मेरी कैश कम होगी कि नहीं होगी, है ना। जब वेजेस को मैं कैश में पे कर रहा हूँ तो क्या ट्रांजेक्शन आएगी? सैलरीज या वेजेस टू कैश, तो कैश मेरी कम हो रही है, कैश मेरी पेमेंट वाली साइड आ जाएगी। दैट मीन्स वहां पे क्या आएगा? बाय सैलरीज, ठीक है, उसकी पेमेंट वाली साइड क्या आएगा? बाय सैलरीज। इसका मतलब क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी, वेजेस पेड इन कैश। दिस विल बी योर आंसर, राइट। चलिए तो आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसमें। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रा एंट्री इज रिकॉर्डेड इन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं हम। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, कॉन्ट्रा एंट्री इज रिकॉर्डेड इन कॉन्ट्रा, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास? 13th। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कॉन्ट्रा एंट्री को हम कहां रिकॉर्ड करते हैं। तो आप सब जानते हो कि मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रा एंट्री कहां पे रिकॉर्ड की जाती है? डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक, दोनों में। अगर डिस्काउंट का कॉलम नहीं होगा डबल कॉलम में तो दैट मीन्स वहां पे कैश और बैंक होगा। तो जहां पे आपको कैश और बैंक दिख रहा है दैट मीन्स वहां पे हम कॉन्ट्रा एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे? पहला ऑप्शन है आपके पास डबल कॉलम कैश बुक, तो यस। सिंगल कॉलम कैश बुक, नो। सी है 3 कॉलम कैश बुक, यस। तो फोर्थ ऑप्शन आपका बोथ ए एंड सी, तो आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। दिस विल बी योर आंसर, राइट।
देखो स्टूडेंट्स, बहुत मुश्किल से आपके लिए एमसीक्यूज बनाए जाते हैं, बड़ी मेहनत की जाती है, बैकएंड में बहुत काम चल रहा होता है। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, ठीक है, शेयर करना है और साथ में लाइक भी करना है अगर पसंद आ रही है तो, और सब्सक्राइब करना है चैनल को, और भी लोगों से करवाना, ताकि हम भी जो मेहनत कर रहे हैं उसका भी हमको फ्रूट मिले, ठीक है, और जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं उनके तक ये वीडियोस पहुंचे, राइट। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब कि आप वीडियोस को अच्छे से लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, राइट। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। A book in which cash balance and bank balance are simultaneously maintained is known as, जिसमें कैश और बैंक जो है दोनों इकट्ठे मेंटेन किए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप? सिंपल कैश बुक तो होगी जिसमें सिर्फ कैश होता है। सिंगल कॉलम कैश बुक जो होती है वो भी सेम हो गई। डबल कॉलम कैश बुक में आप कैश और बैंक दोनों को रिकॉर्ड कर सकते हो। दैट मीन्स आपका आंसर क्या आएगा? डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आएगा आपका? 14th का आंसर आएगा डबल कॉलम। तो इस तरह के आपको ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। डबल कॉलम कैश बुक आएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज 15th। इफ ए बिजनेस चोज डेबिट बैलेंस इन इट्स ऑन रिकॉर्ड ऑफ इट्स बैंक बैलेंस इट इंडिकेट्स, अगर बिजनेस जो है वो क्या अपना डेबिट बैलेंस शो कर रहा होगा तो वो क्या इंडिकेट करेगा? उससे ये इंडिकेट हो रहा होगा क्या कि बिजनेस हैज बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर आपका डेबिट बैलेंस शो कर रहा होगा बैंक का, तो इसका मतलब आपके पास कैश पड़ा हुआ है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा हमारे पास? तो पहला ऑप्शन है बैंक हैज ओवरड्राफ्ट, नो। द बिजनेस इज डेटर टू बुक्स ऑफ बैंक, नो, ठीक है। थर्ड इज द बैंक हैज मनी इन द द बिजनेस हैज मनी इन द बैंक, तो यस मनी इन द बैंक, ठीक है। बिजनेस हैज तो अगर आपका बैलेंस जो है वो पॉजिटिव शो हो रहा है, डेबिट शो हो रहा है, इसका मतलब आपके बैंक में मनी पड़ी हुई है, राइट। चलिए, दीज वर क्वेश्चन नंबर 1 to 15। नेक्स्ट इज अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश इज अनफेवरेबल बैलेंस, ठीक है। अगर हमारे पास कैश में अनफेवरेबल बैलेंस है तो अनफेवरेबल बैलेंस मतलब हमारा नेगेटिव बैलेंस है। अनफेवरेबल बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस, ठीक है। एक हो गया फेवर मतलब जो पॉजिटिव में है, अनफेवरेबल मतलब नेगेटिव में है। तो नेगेटिव मतलब हमारे ऊपर लाइबिलिटी है। तो अनफेवरेबल बैलेंस क्या है? एक एक्सपेंस है, एक लाइबिलिटी है, एक गेन है या एक एसेट है। तो ऑब्वियसली ये क्या है? एक लाइबिलिटी है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर आपका 16, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, व्हेन ए कंपनी रिसीव्स चेक फ्रॉम कस्टमर द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज, अगर एक कंपनी जो है वो चेक रिसीव करती है फ्रॉम ए कस्टमर, उसने कस्टमर से चेक रिसीव किया। हमारे पास जब चेक रिसीव होगा कस्टमर से तो इसका मतलब क्या हुआ होगा? उसने हमसे कोई परचेज की होगी, उसने हमसे कोई चीज़ खरीदी होगी। तो इसका मतलब मेरा स्टॉक जो होगा वो कम हुआ होगा या नहीं होगा? उसका स्टॉक मेरा कम हुआ कि नहीं होगा? जो उसने मेरे से चीज़ खरीदी होगी वो मेरा कम हुआ या नहीं हुआ? और अगर मेरे पास चेक आ रहा है तो इसका मतलब मेरा बैंक जो होगा वो बढ़ जाएगा, बैंक जो होगा वो बढ़ जाएगा। और ये दोनों चीज़ें क्या हैं? ये दोनों चीज़ें मेरे बिजनेस के लिए क्या हैं? एसेट्स हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं एक बार। इंक्रीज एसेट्स एंड डिक्रीज लायबिलिटी, इंक्रीज एसेट्स एंड डिक्रीज एसेट्स। तो एक एसेट मेरा इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है, तो यही मेरा ऑप्शन आ जाएगा, इंक्रीज एसेट्स एंड डिक्रीज इन एसेट्स, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। अगले ऑप्शन अगर देखता मैं क्या था, इंक्रीज एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो एसेट्स तो इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन लायबिलिटीज पे कोई इंपैक्ट नहीं आया इस पे। डिक्रीज एसेट लायबिलिटीज पे तो कोई इंपैक्ट ही नहीं होगा ना, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए ही आंसर आएगा, ठीक है, राइट। चलिए, कितने अच्छे से समझ आ रही होगी आपको, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो रही होगी, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आपको रियलिटी पता लगे कि ऑब्जेक्टिव किस तरह से आए। तभी मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एकेडमिक्स का नहीं पढ़ा रहा, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको 11th 12th या ग्रेजुएशन पास नहीं कर रही हैं, आपको अकाउंट असिस्टेंट का पेपर पास करना है जिसमें सिर्फ क्या आएंगे? ऑब्जेक्टिव आएंगे। और उसके लिए आपको इतना प्रैक्टिकल्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है जिसका एमसीक्यूज पे इम्पैक्ट हो। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कवर करवाई, और अभी भी आप देख पा रहे होंगे कि एमसीक्यूज में से वो सारे के सारी चीज़ें निकल रही हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। कैश बुक इन्वॉल्व्स द, कैश बुक क्या इन्वॉल्व करती है?
पेमेंट, हाँ जी पेमेंट तो इन्वॉल्व करती है, लेकिन सिर्फ पेमेंट नहीं करती, बोथ पेमेंट एंड रिसीट्स, हाँ जी बोथ पेमेंट एंड रिसीट्स। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, बोथ पेमेंट एंड रिसीट्स। तो बोथ पेमेंट एंड रिसीट, ठीक है। चलिए, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18, राइट। आई होप समझ में आया होगा। साथ साथ आपको एग्जांपल्स देख के क्लियर करवा रहा हूं ताकि कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रहे। द ट्रांजेक्शन विल बी ट्रीटेड एज कॉन्ट्रा, क्वेश्चन नंबर 19 आपके बोर्ड पे आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 19 आपके बोर्ड पे होगा। क्वेश्चन है ट्रांजेक्शंस विल बी ट्रीटेड एज कॉन्ट्रा, ट्रांजेक्शंस कॉन्ट्रा कब होंगी? तो इसका ऑप्शन आपको खुद मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में। मैं चाहता हूं कि इसका ऑप्शन, इसका आंसर जो है वो आप खुद बताओ, ठीक है। मैं बताऊंगा कि आपने सही किया है गलत किया, लेकिन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए कॉन्ट्रा एंट्री के बेस पे, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर डोमेस्टिक यूज, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिटेड, कैश ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, या 1 and 3, ठीक है। तो आपको इन चारों में से कोई ऑप्शन देना है, ठीक है, राइट। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपका, होमवर्क। आपको ये कमेंट करना है, आपको ये कमेंट करना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज व्हेन ए चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट अल्टीमेटली रिटर्न डिसऑनर्ड। मतलब क्या है इसका, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम बैंक, अगर मेरे को किसी ने चेक दिया, तो जब मुझे चेक दिया होगा तो मैंने उसको बैंक में शो कर दिया होगा, मैंने उसको बैंक में शो कर दिया होगा और मैंने अपना बैंक का बैलेंस डिपॉजिट कर दिया, बढ़ा दिया होगा, मैंने अपने बैंक का बैलेंस जो है वो बढ़ा दिया होगा, लेकिन वो डिसऑनर हो गया, वो चेक बाउंस हो गया। डिसऑनर का मतलब क्या होता है, वो चेक बाउंस हो गया बिकॉज ऑफ सम रीजन। तो अब मुझे बताना है कि कस्टमर का अकाउंट क्या होगा। तो कस्टमर का अकाउंट क्या होगा इससे, किसी कोई आइडिया है कि कस्टमर का अकाउंट क्या होगा इससे? देखो, जब मेरे पास पेमेंट आई होगी तो मैंने पेमेंट क्या की होगी, बैंक टू कस्टमर, बैंक टू कस्टमर पेमेंट की होगी कि नहीं की होगी, ठीक है। लेकिन अब ये बैंक में जो पैसा था ये तो आया ही नहीं ना, ये दोबारा कस्टमर के पास जाएगा ना। तो अब इस एंट्री का मुझे उल्टा इफेक्ट दिखाना है, इसका मुझे कॉन्ट्रा इफेक्ट दिखाना है, इसका मुझे रिवर्स इफेक्ट दिखाना। तो कस्टमर अब क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और मेरा क्योंकि बैंक जो है वो उसमें पैसा आया ही नहीं, वो चला गया, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे बढ़ाया था मुझे कम करना पड़ेगा, तो इसलिए कस्टमर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कस्टमर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं रहा होगा इसके रिगार्डिंग। हर एक चीज़ को हम जनरल एंट्री से समझ रहे हैं, ठीक है, लॉजिकली वे से कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। लेकिन कंडीशन यही है कि आपको पीछे वाले जो मैंने लॉजिक समझाए, आपको गोल्डन रूल्स, आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, आपको हर एक चीज़ जो है जो मैंने पहले पढ़ा दी है वो अच्छे से क्लियर हुई होनी चाहिए, तभी जाके आप ये चीज़ें कर पाओगे, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना ही गाइस। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टॉपिक मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा। तब तक के लिए आप इन एमसीक्यूज को देखो, और कुछ एमसीक्यूज अगर आपको मिलते हैं तो उनकी प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि कोई भी नॉलेज जो है वो आपको छोड़नी नहीं है। कहीं से भी कोई भी नॉलेज मिल रही है उसको ग्रैस्प करते रहो, बिकॉज एग्जाम में कहाँ से एमसीक्यू आएगा हमको नहीं पता, लेकिन किस टाइप का आएगा वो हमने देख लिया, ठीक है। तो इन टाइप्स के एमसीक्यूज आपको आएंगे जो मैंने आपको करवाया अभी। तो आज के लिए गाइस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।